तो सम ऑफ द टेक्सोनॉमिकल टर्म्स जो यूज की जाती है और उनका यूज करके, नॉट ओनली टर्म्स, टर्म्स हम पढ़ेंगे, वो उन स्पेसिफिक चीजों का यूज करके देन प्लांट्स को और फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, प्रॉपर क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कौन कौन सी टर्म्स है वो जो हमको पढ़ना है, जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, some taxonomical studies also applied or used। कौन कौन से है वो, उनमें नंबर 1 हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सबसे फर्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जैसे आपने न्यूमेरिकल ये टर्म यूज किया, तो आपको क्या लग रहा है बेटा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किसका यूज कर सकते हैं हम? गेस करते आना चाहिए पहले तो आपको कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो ऐसे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी, प्रॉपर्टीज जो होंगी, उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तो न्यूमेरिकल मतलब क्या समझ में आया? न्यूमेरिकल का मतलब इस नंबर्स। टैक्सोनॉमी, यस वेरी गुड, ओके, नंबर्स, नंबर्स का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो नंबर्स, कोड्स, ऐसे अगर हम असाइन कर देते हैं कैरेक्टर्स को और फिर हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बट अगर हम नंबर्स का यूज करेंगे, बहुत सारे नंबर्स का यूज करेंगे, कोड्स को असाइन करेंगे, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा कोड किसके लिए, याद रखना पड़ेगा हमको हर चीज के लिए। थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के पास, तो हम थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स लर्न करें, थाउजेंड्स ऑफ कोड्स ही वहां पर याद रखें, बहुत हेक्टिक नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस सर। तो तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ है? कंप्यूटर। यस वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेटिव डाटा है उसको हम क्या कर देते हैं, किसी यूनिट में स्टोर करके रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपकी फोटोज मेमोरी स्टोर करना है, तो आप क्या कर देते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड, चिप वगैरह जो है वो यूज कर लेते हैं, जिसमें आप स्टोर करके रख लेते हैं और जब जरूरत पड़े तब आप देख लेते हैं। ओके, आपको अगर कुछ, आपका कुछ वहां पर कुछ परफॉर्मेंस है, तो पेरेंट्स आपके क्या कर लेते हैं, सीडी डीवीडीज में, पेन ड्राइव में स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि उसमें अंदर वहां पर जो डिस्क है वो स्टोर कर, स्टोरेज के लिए बनी है, तो स्टोरेज के लिए वहां पर रख देते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हमारे बहुत सारी चीजें अगर हमारे पास में है और हमको स्टोर करके रखना है, ठीक है, हमारा ब्रेन तो अनलिमिटेड मेमोरी वाला है, उसमें भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजें जो हम आसानी से, हमारे पास में कुछ मशीन्स अवेलेबल हैं, तो उनमें हम डायरेक्टली स्टोर करके रख लें। ओके, तो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं हम यूजुअली ऐसी चीजों के लिए कि अगर हमको वहां पर करना है, तो हम वहां पर कंप्यूटर की यूज करके कंप्यूटर्स में नंबर्स और कोड्स असाइन कर देंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम कंप्यूटर्स में वो कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर दे करके, उसको इनपुट दे करके वहां पर पता कर लेंगे कि कौन सा कैरेक्टर सिमिलर आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसको एक और टर्म है बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज फिनेटिक्स। कभी कभार न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये टर्म नहीं देता और ऑप्शन में फिनेटिक्स लिख देता है, ध्यान रखना।
Another name for numerical taxonomy is phonetics. Phonetics कैसे हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैसे हेल्प करेगा प्लांट को क्लासिफाई करने में? तो in this method of plant classification, computers are used. कंप्यूटर को हम अप्लाई करेंगे, वहां पर कंप्यूटर का यूज करेंगे. सेपरेट नंबर्स and or codes are assigned to different characters. जो कैरेक्टर हमको दिखते जाते हैं किसी प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल हमको पोटैटो का प्लांट लिया, तो पोटैटो के प्लांट में जो जो कैरेक्टर्स हमको दिखते जाएंगे उनको हम वहां पर सेपरेट नंबर और कोड्स असाइन करते जाएंगे. क्लियर? और ये कोड असाइन करके हम उसका डाटा जो है वो स्टोर कर लेंगे कंप्यूटर में. फिर हमें कोई ऐसा प्लांट मिला जैसे कि हमको टोमेटो, फिर टोमेटो को हमको देखना है कि टोमेटो कहाँ रखा जा सकता है. तो हमने क्या किया है, पोटैटो को भी, ब्रिंजल को भी, ओके, ऑनियन को भी, ठीक है, मैंगो को, राइस को, व्हीट को, इनको सबके कैरेक्टर, जिन जिनको कैरेक्टर देखते गए उनके कैरेक्टर्स को हम कोड्स असाइन करते गए, नंबर्स असाइन करते गए, उनका डाटा स्टोर करते गए. फिर हमको मिला टोमेटो, समझ लो. ओके, तो इतने सारे प्लांट्स है. फिर किसके साथ में आएगा क्या ये, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर. लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स है तो पता करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, फिर जो डाटा हमने स्टोर किया है उसमें हम टोमेटो के क्या क्या कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे वो देखते जाएंगे. ओके, टोमेटो की रूट कैसी मिलती है, टोमेटो में लीव्स सिंपल मिलती, कंपाउंड मिलती है, फ्लावर्स कैसे आते हैं, पॉलिनेशन कैसे होता है, ओके, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम वहां पर उस प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारे कैरेक्टर्स को हम वहां पर वन बाय वन फीड करते जाएंगे. जैसे से वन बाय वन कैरेक्टर हम फीड करते जाएंगे, फर्स्ट कैरेक्टर फीड किया तो वो कैरेक्टर हमने जितना भी डाटा स्टोर किया है उसमें कौन कौन से प्लांट के साथ में मैच कर रहा है वो उसमें सेग्रीगेट करता जाएगा कि यस प्लांट है, टोमेटो प्लांट के कैरेक्टर है. ओके, तो देयरफॉर किंगडम प्लांटिंग वहां पर ओनली. फिर सेकंड डिवीजन, इसमें फ्लावर आता है तो एंजियोस्पर्मी हो गया, ठीक है, बाकी चार डिवीजन से अलग हो गया. फिर एंजियोस्पर्मी के बाद में क्लास, क्लास कौन सी क्लास में है, तो डाइकॉट है तो डाइकोटाइलेडेनी में आ गया, मोनोकॉट नहीं है. ओके, तो डाइकोटाइलेडेनी. तो ऐसे सेग्रीगेट होता जाएगा वन बाय वन, ठीक है. फिर ऑर्डर के कैरेक्टर, फिर फैमिली के कैरेक्टर, फैमिली सोलेनेसी फैमिली में आएगा तो पोटैटो भी सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, ब्रिंजल भी सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, तो उसको टोमेटो उनके साथ में रखा जाएगा. फिर उसके बाद में जीनस, तो उसका भी जीनस सोलेनम है, पोटैटो का भी सोलेनम है. बट पोटैटो का स्पीसीज ट्यूबरोसम है, इसकी स्पीसीज लाइसिपर्सिकम है, तो फिर वहां पर ये सेग्रीगेट हो जाएगा. तो ऐसे यूज करके, फिनेटिक्स का यूज करके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. समझ में आया बेटा सबको? किसी को डाउट है इसमें? नो. वेरी गुड. अब सेकंड एक और चीज यूज की जाती है, एक्चुअल में 3 हम टर्म्स पढ़ेंगे. सेकंड टर्म है साइटोटैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का मीनिंग आप लोग को क्लियर है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. साइटो या साइट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेल. यस, वेरी गुड, सेल. ओके, तो साइटोटैक्सोनॉमी इट मींस सेल के कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम टैक्सोनॉमी परफॉर्म करेंगे. गॉट इट? क्लियर है? यस. हाँ, तो बस आपको यहाँ पर सेल पर फोकस होना है कि उस प्लांट की सेल में साइटोप्लाज्म कैसा है, सेल ऑर्गेनल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ओके, और इवन न्यूक्लियस के अंदर
क्रोमोसोम तक स्टडी करना है। ओके, तो सेलुलर कैरेक्टर्स, तो साइटोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड होती है? सेलुलर कैरेक्टर्स, और मेनली फोकस होती है क्रोमोसोमल स्टडीज पर, मेनली बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल नंबर्स, मतलब प्लांट्स में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं उस प्लांट की सेल में। ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोम का शेप, साइज, वहां पर शेप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बिहेव कैसे करते हैं, मतलब उनके ऊपर जो जीन है वो कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। तो डिफरेंट क्रोमोसोमल स्टडीज, उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब क्रोमोसोम की शेप साइज कैसा है, उसकी बेसिस पर बिहेवियर, वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं, मतलब कैसे अपने जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, कैरेक्टर बनाएंगे, और कितने नंबर्स में है। ओके, तो ये सभी क्रोमोसोम से रिलेटेड स्टडी जब हम टेक्सोनॉमी के लिए यूज करेंगे, प्लांट को सेग्रीगेट करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर प्लांट को कहाँ अच्छे से प्लेस किया जाना चाहिए, प्रॉपर प्लेस किया जाना चाहिए, तो उस स्टडी को हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा साइटोटैक्सोनॉमी में? नो सर। नो सर। ओके, गुड। लास्ट है बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, अगेन टैक्सोनॉमी का मतलब हो जाता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कीमो, कीमो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? आप इसको दो तरह से, केमिकल। वेरी गुड। कीमो को आप ऐसा भी राइट डाउन कर सकते हैं और ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है केमिकल, रिलेटेड टू केमिकल। ओके, तो केमिकल से रिलेटेड है, मतलब हम यहाँ पर प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल की स्टडी करके उनको सेग्रीगेट करने वाले हैं, उनको अच्छे से क्लासिफाई करने वाले हैं। ओके, तो आपने देखा होगा बेटा कि कुछ प्लांट्स को अगर हम कट लगाते हैं, उनके स्टम को, उनके स्टेम को, तो वो कुछ देर के बाद में रेजिन, गम सीक्रेट करने लग जाते हैं, गोंद वगैरह, है ना, एडेसिव का यूज करते हैं हम उसको। देखा है किसी ने? यस सर। है ना? तो लेकिन क्या सभी प्लांट को अगर हम कट लगाए तो क्या वो गम रेजिन देंगे क्या हमको? नो। है ना? तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट का कैरेक्टर हो गया गम्स बनाना, ठीक है, रेजिन्स बनाना। फिर कुछ प्लांट लेटेक्स सीक्रेट करते हैं। ओके, लेटेक्स सीक्रेट करते हैं। जैसे आपने एक प्लांट देखा है क्या, उसको रुई का पौधा बोलते हैं, रुई, रुई का प्लांट बोलते हैं, यस। है ना? उसको अगर आपने उसकी अगर लीफ को कट किया तो ऐसे मिल्किश सिक्रेशन निकलता है, व्हाइट, हाँ। है ना? उसको, वो जो मिल्की सिक्रेशन निकलता है तो वो व्हाइट लेटेक्स हो गया। ठीक है, उसके जैसा ही एक अफीम का प्लांट होता है, ओपियम डोडा बोलते हैं उसको। ओके, तो पेपेवर सोमनीफेरम उसका बायोलॉजिकल नेम पढ़ेंगे हम, 12th क्लास में है आपको वो, नार्कोटिक्स केमिकल्स में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में। तो वो जो प्लांट है उसमें जब जो बर्ड आती है तो उसको अगर कट लगाते हैं, ओके, उसको कट लगाते हैं, तो कट लगाने के बाद में वहां से व्हाइट लेटेक्स निकलता है, जो ड्राई होने के बाद में उसको अफीम बोलते हैं। ओके, तो उसको अफीम बोलते हैं। तो ये ओनली वही प्लांट कर सकता है, ओपियम डोडा, अफीम का प्लांट। ठीक है, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं सीक्रेट कर सकता ये। रबर, रबर के प्लांट, तो रबर के प्लांट को कट लगाकर वो व्हाइट लेटेक्स रिलीज करते हैं रबर का। ओके, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ये केमिकल रिलीज करते हैं, उससे रबर बनाया जाता है। फिर तो हर प्लांट रबर बना सकता है क्या? नो। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनाते हैं, उनको रेफिड और स्क्लेरिड बोलते हैं। तो रेफिड्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनाना, तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हर कोई प्लांट नहीं बना सकता।
कुछ प्लांट अपनी डिफेंस के लिए कुछ स्पेशल पॉइजनस सिक्रीशन करते हैं रूट में या लीव्स में, जिससे कि कोई ग्रेजिंग या ब्राउजिंग एनिमल होगा जो उसको खाने के लिए आएगा, तो गलती से अगर उसने उस प्लांट को खा लिया तो जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोसेरेब्रोसाइड्स ऐसे कुछ रिलीज करते हैं पॉइजनस केमिकल्स, वो अगर खा लिया तो उस एनिमल की डेथ हो सकती है। ओके, तो उसको देख करके फिर दूसरे एनिमल भी उस प्लांट को नहीं खाएंगे, तो अपने डिफेंस के लिए वो कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम रिप्रेजेंट करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी में, क्योंकि वो स्पेशल प्लांट है, वैसा वही कर सकते हैं, कोई अदर प्लांट वैसा नहीं कर पा रहा है, वैसे केमिकल सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो सम प्लांट्स सीक्रेट special type of chemicals such as, क्या क्या सीक्रेट कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, गम्स और रेजिन्स। अमोनिया आएगा क्या मतलब केमिकल्स में? अमोनिया, सल्फर। नहीं बेटा, अमोनिया तो सभी प्लांट में बनेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया सभी प्लांट बनाएंगे बेटा। एंड सर ओके, सल्फर? क्या बेटा? सल्फर? हाँ, कुछ प्लांट सल्फर अगर स्पेशली अगर वो रिलीज कर रहे हो या बना रहे हो तो आप बोल सकते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी हमारे पास में होते हैं, तो अगर सल्फर सभी प्लांट एनिमल के पास में होगा, ओके, अगर वो सल्फर रिलीज कर रहा है तो बात हो सकती है, या फिर वो एक्यूमुलेट कर रहा है, बचा करके रख रहा है कहीं पर, स्टोरेज कर रहा है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गम्स, रेजिन्स, ओके, लेटेक्स, रबर, ओके, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ वहां पर केमिकल्स, ओके, पॉइजनस केमिकल्स या टॉक्सिन्स। एक और बता रहा था मैं, एक्यूमुलेटर भी होते हैं कुछ प्लांट्स। ओके, कुछ प्लांट्स एक्यूमुलेटर भी होते हैं। एक्यूमुलेटर मतलब वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दशहरे के टाइम पर, है ना, दसरा अस्तु ना, तो दशहरे के टाइम पर आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, वो सोना पत्ती देते हैं, देखा है क्या? यस सर। यस सर। है ना, तो उसको सोना पत्ती क्यों बोलते हैं? क्या सोने की है वो पत्ती? नो। नहीं। ओके, लेकिन वो जो प्लांट ग्रो होता है वो हर जगह पर नहीं ग्रो होगा। ओके, वो प्लांट जहां पर ग्रो होता है, मतलब वहां पर उसने अपनी ग्रो होते हुए वहां पर उसने गोल्ड को एक्युमुलेट कर लिया है। ओके, वो गोल्ड एक्युमुलेटर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सोना पत्ती। ठीक है, बट अब ये मत बोलना कि वो प्लांट ढूंढने निकल जाओगे आप और आपको उसमें सोना मिलेगा। ठीक है, आप जितना प्रोसेस करोगे और उतना सोना निकालने की कोशिश करोगे, उससे आपको 10 टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें गोल्ड एक्युमुलेटर है, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो आपको कोई 2-4 किलो गोल्ड एक्युमुलेट करके देगा। ओके, वो माइक्रोग्राम्स में गोल्ड एक्युमुलेट करता है। क्लियर? ऐसे ही कुछ न्यूक्लियर साइट जहां पर होती है, वहां पर कुछ प्लांट ग्रो होते हैं, वो यूरेनियम वगैरह को एक्युमुलेट करते हैं, ऐसे मटेरियल को एक्युमुलेट करते हैं। ओके, कुछ कोई सेलेनियम एक्युमुलेटर ग्रास होती है, वो सेलेनियम को एक्युमुलेट करते हैं। कुछ अलगी पढ़ेंगे हम, तो अलगी में भी कुछ सेलेनियम मिल सकता है, सेलेनियम एक्युमुलेटर। तो ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को एक्युमुलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्युमुलेट करेंगे, माइक्रोग्राम क्वांटिटी में एक्युमुलेट करके रख सकते हैं, तो उनको हम एक्युमुलेटर कहते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और इस तीनों मेथड्स में से कोई भी अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो पूछ लो जल्दी से।
Done, sir. वेरी गुड। सर यस बेटा। सर रेजिन्स यानी क्या होता है? किसमें बेटा? रेजिन। सुनाई नहीं दिया बेटा प्रॉपर, फिर से रिपीट करो, कम अगेन। सर रेजिन यानी क्या होता है? रेजिन्स। हाँ रेजिन्स देखो बेटा, एक तो अ, एक रेजिन, हम जो किशमिश होती है ना उसको भी रेजिन बोलते हैं, ग्रैप के सूखने के बाद, वो अलग है। और ये रेजिन्स मतलब कि गम्स या रेजिन्स, गम्स को ही दूसरा नाम देते हैं हम रेजिन्स। ओके, तो जो थ्रेड लाइक वहां पर ऐसे बनते हैं, लेटेक्स बनता है जो गम लाइक है, उसी को हम रेजिन्स भी बोलते हैं। ओके, तो जो गोंद वगैरह बनेगी ना उसको हम रेजिन्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया बेटा मनस्वी? मनस्वी, यस सर। नेक्स्ट, अब ये हो गया कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमने सीख लिया क्या क्या करना है, तो अब हमको क्लासिफिकेशन करना चाहिए फिर प्लांट का। तो प्लांट्स को हमने कितने डिविजन्स में क्लासिफाई किया है बेटा? 5। विचार दें। Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. वेरी गुड। ओके, ऐसा सबने बोलना चाहिए, सबको आता होगा, बट सबने बोलने की कोशिश करना चाहिए, एक्सप्रेस करने की कोशिश करना चाहिए। गुड बेटा, जिन लोगों ने भी और बताया है। फर्स्ट वन इज एल्गी डिवीजन, सेकंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा, थर्ड डिवीजन इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ डिवीजन इज जिम्नोस्पर्मी एंड फिफ्थ डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। ओके, जब हम उनके डिवीजन के नाम या किंगडम का नाम लिखते हैं तो हम वहां पर लैटिन वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, लैटिनाइज्ड या लैटिन वर्ड, इसलिए हमको जिम्नोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी बोलना चाहिए। और जब हम कॉमनली बोलेंगे तब डिवीजन नहीं बोलेंगे, तब हम कॉमन बोलेंगे, तब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म उन प्लांट को रिफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, नंबर 1, डिवीजन एल्गी। डिवीजन एल्गी, और ये आपके सिलेबस का पार्ट है, एल्गी और ब्रायोफाइटा। ठीक है, ध्यान दो। डिवीजन एल्गी, एल्गी क्या होते हैं? तो एल्गी क्लोरोफिलस, ऑब्वियसली क्लोरोफिलस होना ही चाहिए क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड, क्योंकि प्लांट का कैरेक्टर होता है प्लास्टिड प्रेजेंट होना। तो 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट टाइप का है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है क्योंकि इसके अंदर अबंडेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ग्रीनिश दिखता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफिलस, इसलिए हम प्लांट को सबसे पहले लिखते हैं। याद रखना, मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट है और फिर उसमें क्लोरोफिल है। कुछ बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में, कुछ प्रोटिस्ट में भी मिलता है क्लोरोफिल, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल मिलता है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। तो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होना ये प्लांट का कैरेक्टर है, प्लास्टिड किसी और में नहीं मिलते। क्लोरोफिलस सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक सेल वॉल कंटेनिंग, और वो भी मेनली सेलुलोज से बनेगी। तो प्लांट का ही कैरेक्टर है कि वो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के साथ में भी हम कुछ दूसरे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें उनमें एक्स्ट्रा मिलेंगे सेलुलोज प्लस कुछ और अदर कंपाउंड भी, एल्जीन, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स,
कैल्शियम आयन, ओके, हेमीसेलुलोज, इस तरह के हम कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें। सेल वॉल कंटेनिंग aquatic organisms, okay, mostly aquatic, organisms। और अब तो हमको पता है कि वो प्लांट है, organisms, plants are called as algae। सिंगल को अलगा कहते हैं, ओके, अगर सिंगल हम प्रोनाउंस करेंगे उसको तब अलगा प्रोनाउंस करेंगे, ओके, और मीनिंग जब तब अलगी। हैबिटेट हमने कह ही दिया है कि वो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक, वाटर बॉडी में मिलने वाले, मोस्टली एक्वेटिक। एक्वेटिक में दोनों फॉर्म मिलेंगे, सी वाटर फॉर्म भी मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे अलगी, एंड फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलेंगे। ओके, मेनली जो अलगी अलगी ज्यादातर जो सी में मिलते हैं उनको सी ग्रासेस भी बोलते हैं, सी ग्रास। जब भी सी ग्रास बोला जाएगा ना, मतलब वो मेनली एल्गी को रिफर कर रहा है, ओके। लेकिन कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मोस्टली एक्वेटिक, सम ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, moist rock और moist stump और stem, ओके। तो स्टेम का जो कटेड पार्ट होता है उसको हम स्टम्प और लॉक कहते हैं, उस पर भी ये मॉइस्ट अगर होगा तो मतलब हमने लिखा मॉइस्ट, मतलब मॉइस्चर होना ही चाहिए, पानी होना ही चाहिए, बिना पानी के अलगी ग्रो नहीं हो सकते, उनको एबंडेंस में वाटर की जरूरत पड़ती है, ओके। इसलिए मोस्टली वो एक्वेटिक है, और जहां पर भी वो ग्रो होंगे फिर तो वहां पर उनको पानी कंटिन्यूअसली चाहिए, पानी चाहिए उनको ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई कोई जो पुराना फोर्ट है, किला वगैरह है, ओके, या कोई पुरानी पानी की टंकी है, ओके, तो वहां पर आपको ऐसा ग्रीनिश जो है वो एल्गी मिलते हैं लाइन से, है ना, देखा है कभी ऐसा? Yes, sir. तो अगर आपने देखा होता है तो आपको समझने में जरा आसानी हो जाती है, इमेजिन कर लेते हो ना आप कोई चीज को बेटा, तो जल्दी से समझने में आ जाता है कि आपने ऐसा देखा है तो ऐसा होगा। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप एक वॉल पर डेली पानी डालते रहो, डेली पानी डालते रहो, आप उसको मॉइस्ट बना करके रखो, पानी वाली बना करके रखो, तो जो अलगी के स्पोर्स अगर है आसपास में कहीं पर वाटर बॉडी के आसपास से, या फिर आसपास कहीं पर अलगी ग्रो हो रहा था मॉइस्ट प्लेसेस पर, उसके स्पोर जो निकलेंगे, वो स्पोर्स अगर उसके कांटेक्ट में आ गए तो वहां पर वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट, पानी वहां पर हमेशा मॉइस्चर अवेलेबल है उस जगह पर, तो वहां पर वो कुछ दिनों के बाद में, महीनों के बाद में वहां पर वो अलगी आपको ग्रो होते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसा अपने घर की दीवार पे मत करना, क्योंकि फिर वो अलगी फंजाई जब ग्रो होते हैं ना तो क्रैक्स, पीड्स बनाते, क्रैक्स बना देते हैं, ओके, ध्यान रखना। और दूसरे की दीवार पे मत बनाना, ओके। ऐसा कि जो प्लेस एबंडेंट प्लेस है, ठीक है, मतलब जहां पर कोई आता जाता नहीं, कोई काम की नहीं है कोई वो चीज, वहां पर आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं, ओके। हैबिटेट के बाद में इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी फॉर्म, तो कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले, तो उनकी बॉडी तो बस सेलुलर होगी, बॉडी फॉर्म। Some of the algae
आर यूनिसेलुलर, ओके, और उनमें से कुछ यूनिसेलुलर इंडिविजुअली रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और कुछ कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। सम ऑफ द अलगी आर यूनिसेलुलर, उसमें से कुछ इंडिविजुअली प्रेजेंट रहेंगे, ओके, मतलब अलग अलग रहेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, लेकिन कुछ कॉलोनियल फॉर्म में रहते, कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनियल। इसका एग्जांपल होगा कॉलोनियल का, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स अपनी कॉलोनी बना लेता है, ओके। वॉलवॉक्स की कॉलोनी में आपको पेरीफेरी में पेरेंट्स मिलेंगे, पेरेंटल, ओके। वॉलवॉक्स की अगर कॉलोनी बना रही है वॉलवॉक्स से यूनिसेलुलर समझ लो। तो ये जो पेरीफेरी है इसमें मेनली ये जो डॉट लाइक आपको दिख रहे होंगे ये पेरेंट अलगी है, ओके। और सेंटर में जो बन रहे हैं, सेंटर के आसपास में ये डॉटर अलगी, ओके, वॉलवॉक्स, और ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे ये कभी कभार एक फुटबॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं, कनेक्टेड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कनेक्टेड है। इसलिए रैंडमली कनेक्टेड होते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, बट रैंडमली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही ये जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी भी अपना कनेक्शन बना लेते हैं, ओके। डॉटर अलगी जो होते हैं वॉलवॉक्स, वो भी अपना कनेक्शन बना लेते हैं अंदर की तरफ। तो पेरीफेरी में पेरेंट अलगी और सेंटर की तरफ डॉटर अलगी रहते हैं। ऐसे आपको दिखाना है, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप उसको देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बनाया है, आप रफ कॉपी में बना सकते हैं अगर बनाना हो, ओके। फेयर कॉपी में एनसीईआरटी से बना लेना। अलगी के जितने भी डायग्राम है वो आपको एनसीईआरटी से बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्टली नीट में डायग्राम आ जाता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर दिखा देता है। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन में बता दूंगा, डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी से बनाना है। जिन जिन की चीजों को एक्सप्रेस करना है उनके डायग्राम में आपको यहाँ पर बना दूंगा। लेकिन कुछ एल्गी जो मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी में कुछ फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक, फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस, ओके। फिलामेंट के जैसे थ्रेड लाइक बॉडी बनाएंगे अपनी, ओके। व्हाइल कुछ एल्गी मैसिव बॉडी बना लेते हैं, ओके। मैसिव बॉडी मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जैसा वो बड़ा दिखेगा कोई अलगा, ओके। मैसिव बॉडी का मतलब है कि वो है, बॉडी दिखने लायक है, बट वो कभी भी हाइट में ग्रो नहीं हो सकते। क्यों अलगी हाइट में ग्रो नहीं हो सकते बताओ? तो मैसिव बॉडी वो लेंथ में हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, वर्टिकली क्यों नहीं ग्रो कर पाते? कोई बताएगा अलगी वर्टिकली क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? अगर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर पा रहा है, वर्टिकली ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है? मैसिव बॉडी का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैल। सोचो बेटा, तब तक मैं पूछूंगा क्या रीजन है कि वो लेंथ में तो बढ़ सकते हैं एल्गी, ओके, लेकिन हाइट में नहीं बढ़ सकते, टॉल नहीं हो सकते। हाँ बोलो बेटा, आप कुछ उनको किसी को सुनाई दिया क्या आंसर बराबर? नो सर। बेटा फिर से रिपीट करो, आपकी आवाज बराबर नहीं आई बेटा। आप बताना चाह रहे हैं शायद करेक्ट हो। सपोर्ट चाहिए इसलिए वो सपोर्ट नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट की जरूरत नहीं, सपोर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है आपको। अगर उसको सपोर्ट भी लगा दिया, सी वाटर में जाकर के आपने उसको सपोर्ट भी लगा दिया, फिर भी वो टॉल नहीं होगा, ऊपर नहीं ग्रो होगा,
जैसे हम करते हैं ना, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जो लाइनाज वगैरह में रहते, बेल वगैरह में, तो हम उसको सपोर्ट लगा देते हैं और फिर वो अपने टेंड्रिल की हेल्प से अटैच होकर के फिर वो सपोर्ट की हेल्प से ग्रो कर जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, सपोर्ट भी लगा दिया फिर भी नहीं हाइट में बढ़ सकते। इसका रीजन क्या है? तो कैल्प एक ब्राउन अलगा है, may grow up to 100 मीटर इन लेंथ में। हाँ, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा मतलब, ओके, हॉरिजॉन्टली मतलब बॉटम के अलोंग ग्रो करेगा, तो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आंसर बताता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा क्या होता है, एल्गी ब्रायोफाइट, ये हमने प्लांट क्लासिफिकेशन जब ब्रीफ में पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तब हमने कहा था ये नॉन वास्कुलर है, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम वेसल्स नहीं है, और जिनमें जाइलम फ्लोएम वेसल्स नहीं है उनमें ज्यादा हाइट पर वाटर और फूड का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम अपसेंट होने से, वास्कुलर स्ट्रक्चर अपसेंट होने से, वेसल्स अपसेंट होने से ज्यादा हाइट पर फूड एंड वाटर का कंडक्शन, वाटर मिनरल फूड का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो प्लांट डेथ हो सकता है। इसके लिए ऐसे प्लांट जिनमें वेसल्स नहीं होते, जाइलम फ्लोएम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी एंड ब्रायोफाइट, ये कभी भी टॉल नहीं हो सकते। ओके, टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार वास्कुलर प्लांट्स कहा था हमने, जाइलम फ्लोएम वेसल्स होती है, इसलिए जो फर्न होते हैं उनमें फर्न टॉल होते हैं। ओके, तो फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये टॉल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में वास्कुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन एल्गी ब्रायोफाइट कभी भी टॉल नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम वेसल्स एब्सेंट होती है, ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, और इसलिए इनमें वाटर, मिनरल और फूड का कंडक्शन ज्यादा हाइट पर नहीं हो सकता, ओनली सर्टेन हाइट तक ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़े से ही ग्रो कर सकते हैं हाइट में, ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, टॉल नहीं हो सकते। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। Sir, यस बेटा? sir, what is that filamentary euthorax? फिलामेंटस ये बॉडी फॉर्म है, मतलब थ्रेड लाइक, एक थ्रेड के जैसा, धागे के जैसा। ओके, उसको हम बोलेंगे फिलामेंटस, इसलिए ऐसा फिलामेंटस, एक धागे के जैसा, एक कॉर्ड लाइक, तो फिलामेंटस। ओके, तो लॉन्ग है, मल्टीसेलुलर है, इसलिए वो फिलामेंट जैसा बना लेता है, धागे जैसा बन जाती है उसकी बॉडी, फिलामेंटस बन जाती है। ओके, उसका एग्जाम्पल लिखा हमने यूलोथ्रिक्स, जैसे कॉलोनियल का एग्जाम्पल लिखा हमने वॉलवॉक्स, वैसे फिलामेंटस अल्गी का एक एग्जाम्पल लिखा हमने यूलोथ्रिक्स, वैसे मैसिव प्लांट बॉडी का एग्जाम्पल हमने लिखा कैल्प। ओके बेटा? Yes, sir. कुछ एल्गी पैरासिटिक भी होते हैं। ओके, कुछ एल्गी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब मेनली वो तो प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, बट कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस के लिए वो किसी ऑर्गेनिज्म पर ग्रो हो सकते हैं, प्लांट पर या फिर किसी हायर प्लांट्स पर या कुछ एनिमल्स पर। फॉर एग्जांपल स्लॉथ बेयर के हेयर पर कुछ एल्गी ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको केराटिन पसंद है।
ओके, और हेयर में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और अब आप बोलोगे कि हमारे हेयर पर क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं, तो हमारे हेयर पर हमेशा मॉइस्चर नहीं होता। ओके, लेकिन जो स्लॉथ बेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ मिलते हैं, हमारे घर के आसपास मिलते हैं क्या? नो। है ना, वो पोलर एरियाज में मिलते हैं। ओके, तो पोलर एरियाज में मिलते हैं, तो पोलर एरिया पर टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ के पहाड़ है वहां पर, बहुत ही ग्लेशियर्स है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए वहां पर मॉइस्चर हमेशा अवेलेबल है, तो वो स्लॉथ बेयर पर ग्रो कर सकते हैं कुछ अलग। हाँ, नेक्स्ट, एल्गी में रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन तो आपको पता है कि मेनली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एल्गी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एल्गी दोनों मीन्स से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, देखो क्या होता है, एल्गी और टेरिडोफाइट, सॉरी, एल्गी मॉसेस में, कुछ ब्रायोफाइट्स में और फंजाई में थैलॉइड बॉडी होती है, मतलब कि उनकी बॉडी में ऑर्गन नहीं बनते, टिश्यू तक ही उनकी बॉडी लिमिटेड रहती है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है मतलब उनकी बॉडी। ओके, जिनकी बॉडी में ऑर्गन बनते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए या ऑर्गन सिस्टम बनता है, उनकी बॉडी को हम डिफरेंशिएटेड बोलते हैं, नॉन थैलस बोलते हैं, नॉन थैलॉइड। जबकि जिनमें ओनली टिश्यू होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू तो है लेकिन टिश्यू से ऑर्गन नहीं बन पाए, तो उनकी बॉडी को हम अनडिफरेंशिएटेड बॉडी बोलते हैं। ओके, और उसको नाम दिया जाता है थैलस बॉडी या थैलॉइड बॉडी। ओके, तो जिनमें भी थैलस होगा उनमें थैलस का फ्रेगमेंटेशन टुकड़े होकर के वो नए बना सकते हैं, इसलिए एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक मेथड फ्रेगमेंटेशन हमेशा मिलेगी। ओके, तो हमने फंजाई पढ़े थे, तो फंजाई में भी हमने कहा था कि फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, और वहां पर हमने 3 तरह का वहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके लिए मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि फ्रॉग एंड फिश बोथ आर बडीज, फ्रॉग का फ्रेगमेंटेशन, फिश का फिशन। ओके, और बडी तो बडिंग। ओके, तो यहाँ पर तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ध्यान रखना हमेशा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर 2 टाइप से होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब सोमेटिक पार्ट, बॉडी का पार्ट डायरेक्टली नया यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है, और दूसरा सेकंड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पोर फॉर्मेशन, तो एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स ऑलवेज माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए उनको माइटोस्पोर्स कहते हैं। ओके, लेकिन हम हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे स्पोर्स, तब हम बोलेंगे वो मियोस्पोर्स है। ओके, तो याद रखना, माइटोस्पोर्स का मीनिंग होता है those spores which are produced by mitosis division, mitosis division का प्रोडक्ट को माइटोस्पोर्स कहते हैं, while meiospores it means those spores which are product of meiosis, meiosis division के रिजल्ट से वो बने हैं, उनको मियोस्पोर्स कहते हैं। तो यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो मोस्टली माइटोस्पोर्स होते हैं, while प्लांट्स में अगर किसी में हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेंगे, जैसे हायर प्लांट्स में पढ़ेंगे हम। ओके, ब्रायोफाइट्स से हम स्टार्ट कर देंगे, ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरी होती है। ओके,
टेरिडोफाइट्स में मोस्टली होमोस्पोरी होती है, तो वहाँ पर एक्सेप्शन लिखेंगे जो हेट्रोस्पोरी शो करेंगे, मतलब हेट्रोस्पोरी मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर, मेल स्पोर छोटा और फीमेल स्पोर बड़ा बनना। ओके, तो हम वहाँ पर सेक्सुअल स्पोर पढ़ने लगेंगे ब्रायोफाइट्स से आगे। ओके, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि वो जो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो मेनली मियोसिस डिवीजन से बन रहे हैं, इसलिए उनको मियोस्पोर्स कहेंगे। और ये जो बन रहे हैं यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स, ये माइटोसिस डिवीजन से बन रहे हैं, इसलिए इनको माइटोस्पोर्स कहेंगे। तो एसेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली माइटोस्पोर्स होते हैं, व्हाइल सेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली मियोस्पोर्स होते हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो हम टॉपिक के साथ में पढ़ते जाएंगे, बट कॉमनली अगर आपको पूछा तो आप डायरेक्टली आंसर ऐसा दोगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? तो बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड। ओके, थैलस फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, थैलस के फ्रेगमेंट्स बनेंगे और ईच फ्रेगमेंट नए अलगा में ग्रो होगा। ओके, तो एक अलगा के थैलस के टूटने से जितने फ्रेगमेंट बनेंगे उसमें से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स नए अलगी बना लेंगे। ओके, क्लियर? अगर सभी फ्रेगमेंट्स नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं, और वो ऐसा हमको मिलता है प्लानेरिया में, जो कि एनिमल है, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनरेशन पावर वाला। यहाँ पर फ्रेगमेंट्स होंगे और मोस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स नए अलगी बना लेंगे, सभी नहीं बनाएंगे, मोस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स में कैपेसिटी होगी कि वो नए अलगी बना लेंगे। तो फ्रेगमेंटेड पार्ट से न्यू अलगी वहां पर डॉटर अलगी बन जाएंगी। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल स्पोर्स, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स कॉमन स्पोर्स है अलगी के, जूस्पोर्स। ओके, जूस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला है मतलब ये मूवेबल है, मोटाइल है। एसेक्सुअल स्पोर्स, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन में इनको, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होगा। ओके बेटा, फेवरेबल कंडीशन में होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है अगर वो दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ऑलवेज प्रीफर करेगा फेवरेबल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसको तब अच्छे से फूड अवेलेबल है, अच्छे से एनर्जी अवेलेबल है, अच्छे से इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है, तो उस कंडीशन में वो अपने में कुछ चेंजेस ला सकता है अपने प्रोजेनी बनाने के टाइम पर। ओके, ताकि वो बदलने वाले इन्वायरमेंट, चेंजिंग एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में कॉप अप कर सके। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ये वेरिएशन वाली कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर्स दे सकता है, वेरिएबल कैरेक्टर बना सकता है वहां पर। इसलिए फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म, और अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है यहाँ तक? हेलो, किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होगा, और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो कंडीशन होती है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनेंगे, एंड गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम सिंगैमी भी कहते हैं। ओके, और उससे जाइगोट बनेगा। तो जो गैमेट्स बनने वाले हैं क्या वो सेम साइज शेप के बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे, उसके बेसिस पर यहाँ पर दो टाइप की गैमी मतलब मैरिज मतलब फ्यूजन होता है। ओके, तो एक होगा आइसोगैमी। आइसो, आइसो का मतलब
Same. सेम। ओके, मतलब अगर ऐसा होगा कि फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल गैमेट्स, तो देन हम उसको आइसोगैमी कहेंगे। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट साइज शेप में सिमिलर हैं, तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। ओके, साइज शेप में वो सिमिलर है, और अगर एक के पास में फ्लैजेलम होगा तो दूसरे के पास में भी फ्लैजेलम होगा। ओके, तो सब में सिमिलरिटीज, मतलब उसको कहेंगे आइसोगैमी। फिर अगर ऐसे है कोई जिनमें कि फ्लैजेला एब्सेंट है लेकिन बाकी सब में वो सिमिलर है, दोनों में फ्लैजेला एब्सेंट, तो उसको हम बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। और अगर ऐसे होंगे कि जिनमें दोनों में फ्लैजेला है, उसको हम बोलेंगे फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। ओके, तो नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड, तो आइसोगैमी में स्पाइरोगायरा। ओके, स्पाइरोगायरा ऐसा अलगा है जिसमें गैमेट बनते हैं सिमिलर साइज शेप के, लेकिन दोनों में फ्लैजेला नहीं होते। तो सेम है और फ्लैजेला नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो नॉन मोटाइल। ओके, नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब है नॉन मोटाइल। फ्लैजेला होंगे तो मोबिलिटी होगी, मोटिलिटी होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा, लोकोमोशन कर पाएगा। लेकिन फ्लैजेला नहीं है तो मोटिलिटी नहीं होगी। ओके, तो स्पाइरोगायरा में सिमिलर साइज शेप के गैमेट्स होते हैं लेकिन दोनों में फ्लैजेला नहीं होते, तो उनका फ्यूजन होता है, इसलिए नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। लेकिन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी जिसमें फ्लैजेला होंगे, ओके, तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज में फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी होती है। क्लेमाइडोमोनास। ओके, इवन एक अलगा होता है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा अलगा में भी फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी होती है। क्लेडोफोरा। ओके, क्लेडोफोरा, इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप की गैमी मतलब फ्यूजन मैरिज जो है वो एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकल गैमेट्स, मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर है। ओके, फ्यूजन ऑफ morphologically dissimilar gametes। ओके, मतलब साइज शेप में अलग अलग है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है गैमेट। ओके, एक में फ्लैजेलम हो सकता है, दूसरे में फ्लैजेलम एब्सेंट हो सकता है, ऐसे। तो एनाइसो, इसको बोलते हैं एनाइसोगैमी। इसके एग्जांपल है वॉलवॉक्स, फ्यूकस, वॉलवॉक्स, फ्यूकस, ये एल्गी, इनके एग्जांपल हैं एनाइसोगैमी के। एनाइसोगैमी में एक कॉमन होता है ऊगैमी। एनाइसोगैमी का एक कॉमन टाइप है, कॉमन टाइप ऑफ एनाइसोगैमी ऊगैमी। ऊ, जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स के किसी भी सेल या किसी भी टर्म के लिए डबल ओ, ये ऊ टर्म पहले आ जाए, मतलब उस वो फीमेल से रिलेटेड है। तो ऊगैमी मतलब कि यहाँ पर फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट लार्ज
एंड नॉन मोटाइल मतलब स्टेशनरी होगा, रुक जाता है एक ही जगह पर, बड़ा और रुक जाएगा, मूवमेंट नहीं करता। व्हाइल मेल गैमेट, ओके मेल का साइन ये ऐसा है, मेल गैमेट वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट एंड मोटाइल, क्योंकि इसमें फ्लैजेला होता है। मेल गैमेट के पास में फ्लैजेलम, फीमेल गैमेट के पास में फ्लैजेलम अब्सेंट है। और फीमेल गैमेट लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा साइज में, और मेल गैमेट स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा साइज में। तो फ्यूकस का एक एग्जांपल देख सकते हैं। ओके, वहां पर डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, नहीं समझ में आया तो आप कल पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ये आपका जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो अलगी तो आपका 100% कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर अलगी तक ही कंप्लीट हुआ तो हम अलगी तक ही पूछेंगे ओनली। ओके, ब्रायोफाइटा कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सैटरडे अगर हमको वहां पर कल का दिन भी मिल जाता पीटीएम का तो उसमें हो जाता हमारा। ठीक है, तो अलगी तक ही आएगा बेटा आपको सिलेबस। ओके, टेस्ट में यस का सर। सबको समझ में आया? कल हम अलगी कंप्लीट हो जाएगा हमारा और अलगी तक ही आएगा आपको, वायरस, वायरॉइड, प्रायन, लाइकेन, और आगे का जो हमने पार्ट प्लांट क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा वो, और डिवीजन अलगी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके बेटा, बाय। जो स्टूडेंट को डाउट है वही स्टूडेंट रुकेंगे, बाकी सब जा सकते हैं।